स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आईएस ने ली ब्रसेल्स हमले की जिम्मेदारी, 3 हमलावरों की तस्वीर जारी, दुनिया भर में निंदा, ओबामा का आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में मदद का भरोसा। असम में संवेदनशील इलाकों की फिर से पहचान का आदेश, तैयारियों का जायजा लेने के बाद चुनाव आयोग का फैसला, दूसरे दौर के लिए 595 नामांकन। चुनाव आयोग को गलत सूचना देने के मामले में केजरीवाल को समन, 30 जुलाई को अदालत के सामने पेशी का आदेश, 2013 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा आरोप। सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का हटने का फैसला, दक्षिण एशिया उपग्रह होगा नया नाम, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के लिए किया था ऐलान। और T20 विश्व कप में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला आज, सेमीफाइनल के लिए जीतना जरूरी, पाकिस्तान को हरा न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। और बुलेटिन की शुरुआत ब्रसेल्स आतंकी हमले से जुड़ी खबर के साथ। बेल्जियम में हुए आतंकी हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों में ब्रसेल्स में मारे गए लोगों के लिए शोक का ऐलान किया गया है। 3 हमलावरों की तस्वीर भी जारी की गई है। मंगलवार को ब्रसेल्स एयरपोर्ट और सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में 34 लोग मारे गए हैं और करीब 200 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। Aujourd'hui, notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. बेल्जियम नरेश फिलिप ने ब्रसेल्स हमले के बाद 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। दुख की इस घड़ी में पूरी दुनिया बेल्जियम के साथ खड़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत तमाम देशों में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। बराक ओबामा ने कहा है कि आतंकवाद को हराना जरूरी है। The notion that any political agenda would justify the killing of innocent people like this is something that's beyond the pale. आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बेल्जियम में लेवल 4 की इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। फ्रांस में इन विस्फोटों के बाद आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसके बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की घोषणा की। Deux attentats ont été perpétrés, faisant de nombreux morts et plusieurs dizaines de blessés. इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मून ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। The Secretary General hopes those responsible will be swiftly brought to justice. He's confident that Belgium's and Europe's commitments to human rights, democracy, and peaceful coexistence will continue to be the true and lasting. इस बीच यूरोप के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बेल्जियम पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी से ली गई 3 संदिग्ध आतंकियों की एक तस्वीर जारी की गई है। पेरिस हमलों के आरोपी सालेह अब्दुल सलाम से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है। अब्दुल सलाम को 4 दिन पहले ही बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने असम में जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों का फिर से पहचान करने का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी टीम के साथ सोमवार और मंगलवार को राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्य में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। असम में अगले महीने होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी। Commission has taken note of all their concerns and suggestions
and we have assured them that this upcoming election will be very free and fair, and all of their suggestions will be taken into consideration. They have also assured us of their full cooperation. आयोग ने जिला अधिकारियों को संवेदनशील जगहों की नए सिरे से पहचान करने के लिए कहा है। We have asked the district authorities that they must undertake the fresh review and fresh assessment of vulnerable locations. Vulnerable locations are the locations where people from weaker section, scheduled caste, scheduled tribes live, and that will be the focus of the election commission or any other area where voters generally feel intimidated or feel threatened. मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक इस दौरान राज्य में 32,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियारों में से 23,000 हथियार जमा करा लिए गए हैं। चुनाव आयोग का खास जोर आपराधिक तत्वों की पहचान पर भी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में 44,000 से ज़्यादा गैर जमानती वारंट लंबित थे, जो अब 4,500 बचे हैं। इस दौरान 5 लाख लीटर से ज़्यादा शराब जब्त की गई है। डीएम और एसपी को थाना स्तर पर आपराधिक तत्वों की पहचान करने को कहा गया है। आयोग ने वोटरों की सुरक्षा के लिए डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में दूसरे दौर के लिए कुल 595 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से 380 लोगों ने नामांकन के आखिरी दिन यानी मंगलवार को पर्चे दाखिल किए। दूसरे दौर के लिए 15 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 मार्च तक नाम वापस लिए जाएंगे। दूसरे दौर में असम की 61 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं पहले दौर की 65 सीटों के लिए 561 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले दौर के लिए 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व प्रमुख सोमेन मित्रा का नाम भी शामिल है। वो चौरंगी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने पूर्व में घोषित 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया है। इससे पहले कांग्रेस ने राज्य के लिए 2 सूची जारी की थी। पहली सूची में 43 जबकि दूसरी सूची में 42 नाम थे। इस तरह से पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए 108 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू ने विवादित बयानबाजी के मामले में अपने 2 विधायकों को निलंबित कर दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि हत्या की राजनीति करने से जुड़ा बयान देने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रगान को गुलामी का प्रतीक बताने वाले जेडीयू एमएलसी नाना गंगेश्वर को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। दोनों विधायकों को नोटिस जारी करके 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और शो काज कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बातचीत हुई और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित करने की बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने के मामले में आरोपी के तौर पर समन किया है। अदालत ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने जानबूझकर ब्यौरा छुपाया और उसे दबाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने केजरीवाल को 30 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस आरोप में केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के पर्याप्त आधार हैं कि उन्होंने हलफनामे में अपना सही पता छुपाया और अपनी संपत्ति का बाजार मूल्य कम करके दिखाया। अदालत ने एनजीओ मौलिक भारत ट्रस्ट की तरफ से दायर आपराधिक शिकायत पर यह आदेश पारित किया। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर गुरुवार को अंतिम फैसला हो सकता है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये बात कही है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक को उन्होंने राज्य के लोगों से जुड़े मुद्दों का समाधान को लेकर काफी सकारात्मक बताया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार बनाने की कोशिश का स्वागत किया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आधे घंटे चली इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई। महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात को काफी सकारात्मक बताया है।
प्राइम मिनिस्टर से आप मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और अच्छी बात होती है तो नेचुरली जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है मुश्किलात हैं, मामलात है, तो उनके हल होने का रास्ता ज्यादा क्लियर हो जाता है। महबूबा ने गुरुवार को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें सरकार बनाने पर फैसला होने की उम्मीद है। बेसिकली मैं वो श्रीनगर मैंने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई है। आई हैव कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव पार्टी मीट ऑन थर्सडे। तो सिंस माय पार्टी हैड ऑथराइज्ड मी कि आप जो डिसीजन लेंगी, तो इसलिए मैं वापस जाऊंगी अपने लेजिस्लेटर्स के पास और वहां बैठ के हम आगे क्या करना है, कैसे चलना है, उसका फैसला करेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार गठन के कवायद का स्वागत किया है। तो जो अभी डेवलपमेंट हुई पीएम और महबूबा जी के बीच में, अच्छी बात है गवर्नमेंट बने, क्योंकि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो आगे आ नहीं रही थी। अभी दो ही चीजें होनी थी, या तो बीजेपी और पीडीपी के बीच में सलाह हो जाती और सरकार बनती, या इलेक्शन होने थे। लॉन्ग वेट फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन व्हिच एवरीबॉडी वांट्स, इंक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, एंड वी आर कीन दैट देयर शुड बी अ सिविलियन गवर्नमेंट in place without further loss of time. जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और पीडीपी के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन पीडीपी की कुछ मांगों को लेकर बात नहीं बन पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद विश्वविद्यालय में माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण बन गया है। दरअसल मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव काफी लंबी छुट्टी के बाद अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंचे थे, जिसे लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचने की खबर है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव को मंगलवार को फिर से छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। अप्पा राव मंगलवार को ही 2 महीने की छुट्टी के बाद लौटे थे। छात्रों ने कुलपति के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। विरोध करने वाले छात्रों का आरोप है कि रोहित की खुदकुशी के पीछे अप्पा राव ही जिम्मेदार हैं। Everybody knows he is the main one in Rohit's death. So almost 2 months get over, and again without informing anyone. हालात को काबू में करने के लिए कुलपति आवास के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। विरोध और प्रदर्शन के बीच अप्पा राव ने छात्रों से बातचीत से मतभेद सुलझाने की गुजारिश की है। పాల్పడితే మనకి చెడ్డ పేరు రావడం కాకుండా యూనివర్సిటీకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది। అన్ని చోట్ల అందరికీ ఇలాంటి దేశంలో విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇలాగ అరాచకం జరుగుతుంది, ఇలాంటి దౌర్జన్యం జరుగుతుంది అనేది। वहीं अप्पा राव की वापसी के मुद्दे पर लेफ्ट और कांग्रेस ने भी हैरानी जताई है। How could anybody keep quiet? The student, a brilliant scholar was forced to commit suicide, to take such an extreme step. And what is the justice? ये लड़ाई खाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आज तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी उस प्रोटेस्ट में अपने आप को शामिल किया। पिछले साल राव ने रोहित समेत 5 छात्रों को निलंबित किया था, जिसके बाद 17 जनवरी को रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से ही राव छात्रों के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम याद करेंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद सदस्यों से जनता के बीच जाने और योजनाओं के बारे में जागरूक करने को कहा है। 3 घंटे से ज्यादा चली मंत्रिपरिषद की बैठक में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क और संवाद के जरिए पिछले 2 साल में शुरू की गई योजनाओं और पहलों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। उन्होंने हर मंत्री से बजट सत्र के बाद कम से कम 200 जगहों का दौरा करके लोगों को इन बदलावों के बारे में बताने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने नीतियों का फायदा नीचे तक पहुंचाना सुनिश्चित किए जाने पर भी जोर दिया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताया है। सुरेश प्रभु दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देश में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई, लेकिन भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। सुरेश प्रभु ने कहा कि दुनिया भर में कई महिलाएं हैं जिन्होंने उच्च क्षमता पैमाना तय किया है और पुरुष उनका अनुसरण करते हैं। पूरे हमारे इस इलाके की मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जिस समय बनी थी तो इंदिरा गांधी थी। हमारे लोकसभा की स्पीकर भी अभी मीरा कुमार जी बनी, अभी भी स्पीकर हमारी लोकसभा की भी स्पीकर महिला ही है। हमारे देश में हमने हर राष्ट्रपति जी भी महिला बनी। हमारे पूरे देश में हम लोगों ने एक नया प्रमाण बनाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने में देरी करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को मुंबई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश से गरीबी दूर करने के लिए कृषि में तेज विकास जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि फसल खराब होने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलेगा। The farmer is going to pay less. Insurances also, as some of you are extremely experienced in this line, depend on volumes. The cost of premium depends on large volumes. And therefore, he's going to pay less. Much larger risks are covered. And in the event of a crop failure, he is going to be paid more. वित्त मंत्रालय फसल बीमा योजना को मजबूत बनाने पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत समय पर मुआवजा नहीं देने वाली कंपनियों को जुर्माना देना होगा। There is going to be no delay in sending consolidated proposals to insurance companies. No delays in settling claims. There are time frames which are set out. Not that they weren't earlier, but at this point of time, in this particular scheme, we are looking at penalties for delays. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल से देश भर में लागू होगी। इसमें किसान न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों का बीमा करा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई की विशेष अदालत में आज से डेविड कोलमैन हेडली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह शुरू होगी। पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक हेडली से सईद जबरुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के वकील अब्दुल वहाब खान 4 दिनों तक जिरह करेंगे। जुंदाल पर 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का मुकदमा चल रहा है। हेडली से विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम 8 से 13 फरवरी तक पूछताछ कर चुके हैं। हेडली अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। भारत में हेडली को सरकारी गवाह बनाया गया है। भारत ने रूस के साथ आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और नुकसान को कम करने से जुड़ा एक समझौता किया है। मंगलवार को दिल्ली में भारत रूस संयुक्त आयोग की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संयुक्त कार्यान्वयन योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि रूस की तरफ से प्राकृतिक आपदा मंत्री व्लादिमीर पुचकोव ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने भारत की महत्वाकांक्षी सार्क उपग्रह परियोजना से हटने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान ने इस परियोजना से हटने का फैसला किया है, इसलिए इसे अब सार्क उपग्रह नहीं कहा जा सकता। अब यह दक्षिण एशिया उपग्रह होगा। जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो से ऐसा उपग्रह विकसित करने को कहा था जिसे पड़ोसी देशों को उपहार के रूप में समर्पित किया जा सकता हो।
नवंबर 2014 में नेपाल में सार्क सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को लाभ पहुंचाने के लिए उपग्रह विकसित करने के भारत के फैसले की घोषणा की थी। आंग सान सूची को म्यांमार की नई कैबिनेट में जगह मिल गई है। उनका नाम कैबिनेट में जगह पाने वाले लोगों की सूची में शामिल है। सूची की पार्टी नेशनल लीग डेमोक्रेसी ने म्यांमार में नवंबर में हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। म्यांमार के संविधान के मुताबिक सूची राष्ट्रपति पद नहीं संभाल सकती हैं, लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थिन क्याव की कैबिनेट में अब वो विदेश मंत्री बन सकती हैं। इस हफ्ते के आखिर में संसद में इन पदों के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद औपचारिक नियुक्ति तय होगी। दोनों सदनों में एनएलडी का बहुमत है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का 3 दिन का ऐतिहासिक क्यूबा दौरा खत्म हो गया है। कल बराक ओबामा क्यूबा की राजधानी हवाना से अर्जेंटीना के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो उन्हें विदा करने पहुंचे। इससे पहले हवाना में ओबामा ने क्यूबा के असंतुष्टों से मुलाकात की और इस द्वीप पर राजनीतिक स्वतंत्रता दिए जाने की अपील की। ओबामा ने टीवी पर लाइव संबोधन में कहा कि वो दशकों के शीत युद्ध को दफनाने के लिए कम्युनिस्ट धरती पर आए हैं। ऐतिहासिक दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी नेता ने कहा, मुझे क्यूबा के लोगों में यकीन है और अब प्रतिबंध हटाने का वक्त आ गया है। हालांकि ओबामा ये कहने से नहीं हिचके कि क्यूबा में राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी है और भविष्य क्यूबा में हुए बदलावों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बिना डरे मन की बात कहने, संगठित होने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people. I believe citizens should be free to speak their mind without fear. I believe that every person should have the freedom to practice their faith peacefully and publicly. And yes, I believe voters should be able to choose their governments in free and democratic elections. बात क्रिकेट की। विश्व कप T20 में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारतीय टीम इस सिलसिले को हर हाल में बरकरार रखना चाहेगी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत की कोशिश बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की जरूर होगी। पहले मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और अब टीम इंडिया अगर एक और मैच हार जाती है तो सेमीफाइनल की राह उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। वही बांग्लादेश अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है, लेकिन बांग्लादेश बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर करने के लिए मशहूर है। ऐसे में भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। वहीं बांग्लादेश अपनी बॉलिंग और फील्डिंग के जरिए भारतीय बल्लेबाजी पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेगी। You can't take any team lightly. The way Bangladesh have progressed in last 2, 3, 4 years is amazing. The batting order they have, they're probably one of the best batting order in world cricket now. So we need to be careful and we need to be very disciplined with our bowling and fielding to restrict them. वहीं विश्व कप T20 में न्यूजीलैंड की जीत का सिलसिला मोहाली में भी जारी रहा। मोहाली में पाकिस्तान पर जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई है। सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल के अर्धशतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 22 रनों से हरा दिया। अब न्यूजीलैंड के 6 अंक हो गए हैं और वो सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 180 रनों का स्कोर खड़ा किया और लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने भी धमाकेदार शुरुआत की और महज 5.3 ओवर में 65 रन बना दिए। लेकिन आखिर के 5 ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। पाकिस्तान के 3 मैचों में ये दूसरी हार है और उसके अभी 2 ही अंक हैं, जिससे उसके सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह काफी मुश्किल हो गई है। अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहीद दिवस है।
आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने इन तीनों को फांसी पर लटका दिया था और इन तीनों ने भी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। आजादी के इन मतवालों को राज्यसभा टीवी की श्रद्धांजलि। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों की बहरी सरकार तक आज़ादी की आवाज़ पहुंचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अंग्रेज सरकार तक आज़ादी की आवाज़ पहुंचाना था। दर्शक दीर्घा में मौजूद भगत सिंह ने तय समय पर बम फेंका। दोनों ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। अनेक पर्चे भी फेंके जिनमें जनता का रोष प्रकट किया गया था। इसके बाद खुद को गिरफ्तार कराया। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ के लिए अंग्रेज सरकार ने अभियान शुरू किया। लाहौर में एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके फलस्वरूप सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने राजगुरु को भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज सरकार ने तीनों पर मुकदमे का नाटक रचा। तीनों पर लाहौर षड्यंत्र और असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला। आज ही के दिन 1931 में इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। ब्रसेल्स हमले की आईएस ने ली जिम्मेदारी, 3 हमलावरों की तस्वीरें जारी। दुनिया भर में निंदा, ओबामा का आतंक के खिलाफ लड़ाई में मदद का भरोसा। असम में संवेदनशील इलाकों की फिर से पहचान का आदेश। तैयारियों का जायजा लेने के बाद चुनाव आयोग का फैसला, दूसरे दौर के लिए 595 नामांकन। चुनाव आयोग को गलत सूचना देने के मामले में केजरीवाल को समन। 30 जुलाई को अदालत के सामने पेशी का आदेश। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा आरोप। सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का हटने का फैसला। दक्षिण एशिया उपग्रह होगा नया नाम। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के लिए किया था ऐलान। T20 विश्व कप में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला। सेमीफाइनल के लिए जीतना जरूरी। पाकिस्तान को हरा न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं लोकतंत्र 2016। नमस्कार।